हे एवरीवन, आज है हमारा 13th एपिसोड हमारा पॉलिटी इन वन पेजर सीरीज़ में। हम ऑलरेडी हमारे 12 जो चैप्टर्स हैं, जो 12 लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप पहले जाके प्लेलिस्ट में वो कंप्लीट कर लीजिएगा इनकेस आपने नहीं किए हुए हैं तो। क्योंकि पता है पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको ना क्लैरिटी चाहिए। अब अगर आप मान लो कि आपने क्लैरिटी ही मिस कर दी तो आपको ना सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाते हैं। अब आप क्लास देखोगे, मान लो आज वाली आप पहली क्लास से शुरू करोगे तो फिर आपको सेल्फ डाउट आएंगे कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये एकदम से क्या है या ये कैसे हो गया। ठीक है, तो वो प्रोविजंस क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। पॉलिटी एक अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। फिर क्या होगा, सेल्फ डाउट तो हो गई, फिर आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, तो फिर पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखना है। स्टार्टिंग करो हमेशा बेस से, है ना, हमेशा फाउंडेशन से। तो इसलिए अपनी क्लास स्टार्ट करना, जो हमारा पहला एपिसोड है उधर से। एंड अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोई इशू नहीं है, तो आप हमारी आज वाली सीरीज़ को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मैं तब भी चाहूँगी कि आप पहले वाली जो क्लासेस हैं उनको एक बार गो थ्रू हो लीजिए, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करना। भले ही थोड़ा टाइम लगे, 2 दिन लगें, 3 दिन लगें, बट आप उसके बाद ही चालू कीजिएगा। चलिए, बाकी जो अपना पढ़ के आए, रिवाइज करके आए हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। और वो क्या है, हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो जैसे कल हमने गवर्नर और प्रेसिडेंट को किया था ना कंप्लीट, आपस में कंपैरिजन करके, वैसे ही आज हम क्या करेंगे, हमारा पीएम और सीएम को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो ये है हमारा 1 पेजर, जैसे जो मैं पहले अवेलेबल करवा देती हूँ आपको YT के पोस्ट पर भी और टेलीग्राम पर भी, है ना। ऑलरेडी ये PDF टेलीग्राम पे पहले अपडेट हो चुकी है, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सारी की सारी PDF ऑलरेडी अपलोडेड हैं, एंड इवन क्लास से पहले अपलोड कर दी जाती हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो ये जो 1 पेजर है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है और हम क्या पढ़ चुके हैं। मतलब जब आप रिवीजन करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे देखो कि PM और CM के लिए हम देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं। PM यूनियन के होंगे एंड चीफ मिनिस्टर हमारे स्टेट्स के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, की फंक्शंस PM के, ठीक है, की फंक्शन CM के, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ये कोई कंपैरिजन टेबल है, प्रीलिम्स ट्रैप जहाँ पे आपको फंसाया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो जब आप पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से पढ़ लोगे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, तो जैसे ही आप सिर्फ एक पेज को देखोगे तो आपका पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है ये आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। तो याद रखना, यूनियन में हमारे PM की जो पोजीशन होती है वही सेम पोजीशन जो CM होते हैं वो होल्ड करते हैं हमारे कहाँ पर, स्टेट पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यूनियन में कौन है, PM, एंड वही सेम, ऑलमोस्ट सेम पावर्स, ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो स्टेट लेवल पे किसके पास होगी, CM के पास। जैसे कल हमने देखा था कि यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट थे हमारे एंड स्टेट लेवल पे हमारे कौन थे, गवर्नर थे। ठीक है, तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट आज भी अप्लाई होगा। और अपने पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा। जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि नोट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तुरंत नोट कीजिए। बात का वेट नहीं करना है। हमेशा मैं हर क्लास में बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, पेन और कॉपी साथ में रखो। क्लास को पॉज करो, इनकेस अभी तक पेन कॉपी नहीं लिए तो पहले पेन कॉपी लो, नोट करते जाओ जो जो आपको रिक्वायर्ड लग रहा है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। तो याद रखिएगा, जो हमारे PM होते हैं ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं यूनियन लेवल पे। रियल एग्जीक्यूटिव मीन्स डी फैक्टो, है ना, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, ये हेड ऑफ यूनियन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो ये पॉइंट याद रखना है। अब ये हमारे कहाँ पर है, यूनियन लेवल पे। तो जो हमारे CM होंगे स्टेट के वो कहाँ पे होंगे, स्टेट लेवल पे। तो ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं कहाँ पर, स्टेट पे। तो डी फैक्टो वर्ड याद रखना है। और ये क्या है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अब आपको याद आ रहा होगा, कल मैंने बोला था कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर होते हैं वो क्या है, नॉमिनल हेड है, ये हमारे रियल हेड है। तो ये चीज़ याद रखना, जो रियल है उनको डी फैक्टो बोलते हैं, जो नॉमिनल है उनको डी ज्योर बोलेंगे। ठीक है, JURE। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट को। चलिए, अब देखते हैं की आर्टिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, मतलब रिलेटेड है इनसे।
तो पीएम से रिलेटेड कौन से आर्टिकल 74, 75, 77 एंड 78, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। सिमिलरली अगर हम सीएम के देखेंगे तो इनके कौन से हैं 163, 164, 166 एंड 167। मैं आपको एक लर्निंग ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, मतलब ट्रिक क्या ही बोलेंगे, ये नॉर्मली सब ऐसे ही समझाते हैं। अगर मान लो ये ले लिया मैंने XY आर्टिकल है, ठीक है, हमारा पीएम के लिए, मतलब यूनियन लेवल के लिए है ना, नॉट पीएम, ये यूनियन लेवल पर है, और ये हम इस बात कर रहे हैं स्टेट लेवल की, ठीक है। तो ये अगर XY है ना, तो स्टेट लेवल का आर्टिकल आपको पता है क्या है, ये इसको 3 बनाओ, ये 2 हैं, इसको 3 बनाओ, आगे तो क्या कर दो +1, 1 को क्या कर दो ऐड, +1 करना है, x में से क्या कर दो -1, और y में से भी क्या कर दो -1, ठीक है। इस तरीके से याद रखना कि मतलब ये 2 डिजिट है, ठीक है, ये XY ले लो या A भी ले लो, जो भी आपको लेना है, और यहाँ पे हम उसको 3 डिजिट का बना देंगे। पहले हमें क्या करना है +1, और बाकी वाली डिजिट्स में से क्या करना है एक एक माइनस, ठीक है। अब बोलो ये भाई क्या ही मैथ्स पढ़ा रहे हो, चलो अब देख लेते हैं। मैंने क्या बोला कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इनके लिए आर्टिकल कौन सा 74, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो सेम प्रोविज़न होगा आर्टिकल 74 में, वो हमारे सीएम के लिए स्टेट में किस आर्टिकल में होगा। तो मैंने क्या बोला 1 को तो आगे लिख दो, ठीक है, ये 2 में है तो इसको 3 डिजिट का बनाओ, +1 क्योंकि इसके आगे 2 है तो मीन्स 0 होगा यहाँ पे, है ना। तो उधर क्या कर दिया +1, 1 आ गया। 7 में से एक माइनस करो 6, 4 में से एक माइनस करो तो क्या आ गया 3। तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया 163। अब जरा ये देखो जो मैं समझाना चाह रही थी, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना तो समझ में आ जाएगा, और ये आगे आपके मतलब हर चैप्टर के लिए हेल्पफुल होगा, है ना। ठीक है, ये देखो तो ये आर्टिकल कितना हो गया 163। सेम 75 के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है 1 ऐड करो, और बाकी दोनों में से क्या करो 1 1 माइनस 164। क्लियर। तो इस तरीके से आप यूनियन और स्टेट वाले आर्टिकल्स को ध्यान रख सकते हो। यूनियन वाले हम इतनी बार पढ़ लेते हैं ना हमारे चैप्टर्स को, तो हमें ऑलरेडी याद हो जाते हैं, ठीक है, कोई रट्टा आपको मारना नहीं पड़ेगा, पढ़ोगे रिवाइज करोगे अपने आप याद हो जाते हैं। और इसी से कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, स्टेट वाले आर्टिकल्स को ध्यान रख सकते हो। ओके, तो ये हमारे की आर्टिकल्स है पीएम से रिलेटेड, ये वाले हमारे की आर्टिकल्स है सीएम से रिलेटेड। अब अपॉइंट कौन कर रहा है भाई इनको, तो याद रखना कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। तो सीएम को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1, यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। तो गवर्नर के टर्म्स में क्या हो जाएगा आर्टिकल 164 क्लॉज 1, ठीक है, कि सीएम को कौन अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नर। किस आर्टिकल में ये मेंशन है, तो आर्टिकल 161 क्लॉज 1। अब बाकी के मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर्स का मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। तो जो हमारे पीएम और सीएम है वो एक्चुअली क्या है, वंस अमंग द इक्वल है, मीन्स ये सारे मिनिस्टर्स हैं बट ये क्या है इनके ऊपर है, ठीक है, मतलब ये क्या है मतलब पोजीशन हेल्ड किए हुए हैं, बाकी क्या है सबके सब मिनिस्टर्स रैंक को एक्वायर किए हुए हैं, तो वंस अमंग द इक्वल। इसी तरीके से हमारे ये है सीएम है। तो बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, ये वाली बात कर रहे हैं हम। तो बाकी के को कौन अपॉइंट करेंगे, तो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन लेवल पे किसकी एडवाइस होगी, पीएम की, एंड जो हमारा स्टेट लेवल है वहाँ पे किसकी होगी, सीएम की, ठीक है। तो सेम प्रोविजन है, कोई अलग नहीं है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इसको आमने सामने करके पढ़ाया जा रहा है कि आप मतलब कंपेयर करके पढ़ो, एक बार में ही दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जो मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं ना, या फिर मान लो बहुत सारी पार्टीज में आपस में कोलिशन कर लिया, तो उनका जो भी लीडर होगा उसको पीएम बना दिया जाता है, और स्टेट में क्या हो जाएगा सीएम बना दिया जाएगा। पर अब आ गया हंग हाउस, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं अपनी जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, कल हमने पावर देखी थी कि डिस्क्रिशन भी मिल रही होती है प्रेसिडेंट को, तो ये क्या करते हैं उस सिचुएशन की है ना, तो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, तो वो क्या करेंगे जो मेजोरिटी कमांडिंग लीडर है उनको इनवाइट करेंगे कि आप आओ, ठीक है, आप मतलब आप बोल रहे हो कि आपके पास मेजोरिटी है तो आप आओ अपनी मेजोरिटी हाउस में प्रूव करो। इन केस मेजोरिटी प्रूव हो जाती है तो उस मेजोरिटी के लीडर को क्या अपॉइंट कर लेंगे, एसपीएम अपॉइंट कर लिया जाएगा। सेम हमारा कहाँ पे होगा, स्टेट लेवल पे, बट पर्सन कौन होंगे, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब हाउस की मेंबरशिप देखें कि किस हाउस से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना
कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि लोकसभा से होंगे या राज्यसभा से होंगे, ठीक है, या लेजिस्लेटिव असेंबली से होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल से होंगे, ये कहीं के भी हो सकते हैं। अगर हम पीएम की बात कर रहे हैं तो ये लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। राज्यसभा के भी 3 हमारे मिनिस्टर्स रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, हम अभी आगे देखेंगे, जैसे इंदिरा गांधी हो गई, ठीक है, देवगौड़ा हो गए, तो ये हमारे कहाँ से रहे थे, राज्यसभा से इलेक्ट हुए थे ये, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं किसी भी स्टेट में, कल मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था एंड आज मैं फिर से पूछ रही हूँ क्योंकि कल मेरे को कमेंट किसी का दिखा नहीं, कि इंडिया में हमारे 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 6 ही ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास क्या है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स कि क्या है, हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो इसमें एक तो हमारा यूपी है, ठीक है, बाकी के 5 कौन से हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है, आज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए, हाँ, तो अगर ये मान लो किसी स्टेट में इन 6 स्टेट्स में वो जो पर्सन है, ये जो सीएम है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में से ही किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, कोई बार नहीं है। अब मान लो नॉन मेंबर रूल, अभी मान लो वो पर्सन मेंबर ही नहीं है लोकसभा का या राज्यसभा का, फिर क्या होगा, तो 6 महीने का तो टाइम दे देंगे, उनको अपॉइंट कर लेंगे, उनको बोलेंगे कि आप 6 महीने के अंदर क्या बन जाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट अगर आप नहीं बने तो फिर आपका वो इलेक्शन क्या हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, एंड फिर जो पूरा टर्म है आप वहाँ पे दोबारा री इलेक्शन के लिए नहीं जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये आगे हमारा ट्रैप पॉइंट है, मैं वहाँ पे भी इसको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको अभी क्या याद रखना है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। आप पीएम के लिए अगर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट की, और अगर आप सीएम के लिए जा रहे हैं तो कहाँ की, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटर की। तो ये ध्यान रखना किस आर्टिकल में है, तो पीएम के लिए किसमें, आर्टिकल 75 क्लॉज 5, एंड सीएम के लिए कहाँ हो जाएगा, 164 क्लॉज 4, ठीक है। अब आते हैं हमारे टेन्योर पे। टेन्योर याद रखना कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, और ये जो सीएम है ये किसके प्लेजर पे होल्ड करेंगे, गवर्नर पे। कंडीशन नॉर्मली हमारी क्या होती है कि ये अगर जो पीएम है लोकसभा में अपनी मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, जिस दिन नहीं हुई तो उस दिन टाटा बाय बाय हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें सीएम के केस में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर मेजोरिटी है आपकी तो ठीक है, अगर मेजोरिटी लूज़ कर दी तो फिर गए काम से। अब आती है 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होगी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव मतलब कलेक्टिवली आप काम करोगे, तो कलेक्टिवली कौन काम कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए। वर्ड याद रखना, PYQ आ चुका है ये, यूपीएससी में भी आया है एंड यूपीपीएससी में भी आया है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, नॉट पार्लियामेंट बट फॉर लोकसभा। किस आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे सीएम के केस में तो क्या हो जाएगा ये कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है, पूरे लेजिस्लेटर के लिए नहीं, कहाँ के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और ये हमें कहाँ मिल जाएगा मेंशन, आर्टिकल 164 क्लॉज 2। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर क्या हो जाएगा, जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर, एंड अगर हम बात करेंगे सीएम की तो वो क्या हो जाएगा, गवर्नर्स प्लेजर, ठीक है, कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं। तो ये किस आर्टिकल में है, अगर हम बात करेंगे पीएम वाले केस में तो आर्टिकल 75 क्लॉज 2, और अगर हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1। अब ओथ कौन दिलवाता है इनको, ठीक है, तो ओथ दिलवाएंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड ओथ हमारी किस आर्टिकल में मेंशन है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये वाले स्टार्टिंग वाली क्लासेस में, तो कहाँ पर है, हमारे 3rd शेड्यूल में है। और कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट, और हमारे स्टेट लेवल पे कौन दिलवाएंगे, गवर्नर। तो ये आपको ध्यान रखना है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 75 क्लॉज 4, और अगर हम बात करेंगे गवर्नर की तो आर्टिकल 164 क्लॉज 3। अब कम्युनिकेशन चैनल, अब मेनली क्या होता है, एक सेकेंड लेट मी रिमूव ऑल दिस, ओके। अब क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल की बात करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये हो गए हमारे प्रेसिडेंट सर, ठीक है। अब यहाँ तक जो भी बात पहुँचानी है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई भी
चीज़ हो रही है, मेनली हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन की बात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी बात हो रही है कि यहाँ जो भी डिसीजन लिया जा रहा है तो जो प्रेसिडेंट को बताना है तो वो कौन बताएंगे, हमारे पीएम। ठीक है, ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। तो ये क्या करते हैं, इनकी ड्यूटी है कि जितने भी डिसीजंस हैं या प्रपोजल्स हैं वो किसको बताना है, हमारे प्रेसिडेंट सर को बताना है, प्रेसिडेंट सर और अभी है हमारी प्रेसिडेंट मैम। ओके, तो ये किस आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 78। और अगर हम स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो ये किसको बताएंगे, गवर्नर को बताएंगे, आर्टिकल 167। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना कि अब क्या कर दिया गया है कि लिमिट कर दी गई है स्ट्रेंथ को। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ऐसा नहीं कि मर्जी से भी कितने भी बना लो, नहीं, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो ये आपको एक्ट याद रखना है, किस अमेंडमेंट एक्ट से, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये डिसाइड किया गया है कि लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ है ना उसका या तो 15%, ठीक है, या उससे कम, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उतने ही हो सकते हैं, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सेम हमारा कहाँ पे आ जाएगा, स्टेट लेवल पे भी, कि जो जितने भी वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये भी क्या होंगे, 15% के, या तो 15% होंगे या 15% से कम होंगे, जो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है उसके। अब किस आर्टिकल में, तो ये देख लीजिएगा, आर्टिकल 75 क्लॉज 1A। अगर ABC कैपिटल में आपको दिख रही है ना किसी आर्टिकल में, तो मीन्स क्या है, अमेंडमेंट से आई है। और यहाँ पे स्टेट लेवल पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 164 क्लॉज 1A। ओके, तो यहाँ पे याद रखना, रियल पावर किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। पॉलिटिकल सर्वाइवल कहाँ पे हो रहा है इनका, कि सिंपल लोअर हाउस में, जो मीन्स हमारा लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके, आई एम होपिंग कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर नहीं हुए हो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, या तब भी इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हो या मेरे से डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हमारा थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे हमें फंसाया जाता है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम बेसिक चीज़ें मिस कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये जनरल चीज़ है, एक्चुअली है तो हमारे एग्जाम में जनरल स्टडीज़ ना, बट हम वो जनरल चीज़ें भूल जाते हैं। हमें चाहिए होता है कि टफ दे दो, है ना, कुछ ऐसा दे दो अलग सा जो है ही नहीं, मतलब कोई किसी ने पढ़ाया ही नहीं है, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बट एक्चुअली है तो वही सिलेबस ना, है तो वही सब्जेक्ट्स, उसको कितना चेंज करोगे। करंट अफेयर्स भी आप देखोगे ना तो कुछ पॉइंट्स नहीं होते हैं बट वो रिलेटेड होते हैं हमारे स्टैटिक्स से ही। तो जो करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं 1 सितंबर से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मॉर्निंग में आ जाया करेगी, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हो। एंड दूसरा ये कि हमें क्या करना है, हमारी जो जनरल चीज़ें हैं उस पर भी फोकस रखना है, इसलिए। और खासकर जो स्टेट लेवल वाले पेपर्स आते हैं ना, वहाँ पे तो पूछते ही पूछते हैं, ये क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडियन के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। तो इसलिए मैंने ये वाली जो स्लाइड है ये भी डाली है कि आप इसको एक बार नज़र डाल लीजिएगा ढंग से एंड नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, फिर गुलजारी लाल नंदा है, ये एक्टिंग पीएम बने, ठीक है, इलेक्टेड पीएम नहीं, एक्टेड पीएम। फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री बने एंड फिर से गुलजारी लाल नंदा जी कैसे पीएम बन गए, हमारे एक्टिंग पीएम बन गए। फिर इंदिरा गांधी आ गई, ठीक है, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की, ठीक है, ये तो आप सबको पता है। बट याद रखना कौन से नंबर की है, एग्जैक्टली 5th वाले जो आएगा वो क्या है, 5th प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कई बार वो स्टेटमेंट में इस तरीके से भी फंसा देंगे। एंड यूपीएससी में भी आ सकता है, मत सोचना कि यार यूपीएससी इतना बेसिक नहीं पूछेगा, वो 3 स्टेटमेंट पूछता है, एक स्टेटमेंट इतना बेसिक डाल देगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो यार कौन सा नंबर 1 2 3। तो ध्यान रखना है, इस तरीके से थोड़ा समझ के चलो। फिर आपको याद क्या रखना है, अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट पॉइंट कि आता है आपका ये वाला पीवी नरसिम्हा राव का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, एलपीजी पॉलिसी आई थी, उस पर इन्होंने काम किया था, ठीक है। और ये फर्स्ट पीएम थे हमारे कहाँ से, साउथ इंडिया से। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक राजीव गांधी जी का सबको पॉइंट पता होता है कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, है ना। और अगर हम बात करें ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ये तो यूपीपीसीएस में पूछा गया है, पीवाईक्यू, है ना, कि ये शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए रहे थे, ठीक है, जो इनका एक सिंगल टर्म था उसमें कितने दिन के लिए थे, सिर्फ 13 दिन के लिए ये रहे थे हमारे पीएम, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। फिर अब नरेंद्र मोदी का आप याद रख लीजिएगा कि फर्स्ट पीएम है जो इंडिपेंडेंस के बाद बॉर्न हुए, एंड ये क्या कर रहे हैं, 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म अपना क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, ठीक है। 10 मतलब लगातार ये क्या बने हैं, तीसरी बार
हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और इसके साथ मैं बोलूँगी आप मोरारजी देसाई जी का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम बने और ये ओल्डेस्ट पर्सन थे जिन्होंने ऑफिस को होल्ड किया था। मीन्स ये तब कितने थे, 81 ईयर्स के थे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं चाहती हूँ आप नोट करें, बाकी आप एक बार नज़र मार लीजिएगा, PDF आपके पास है। तो मतलब ये होता है ना कि बेसिकली आप उन्हें नज़र मार ली, इनकेस कभी क्वेश्चन आएगा तो आपकी आंखों के सामने से ये स्लाइड गई होगी तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये आर्टिकल्स अभी हमने आगे देख लिए। एलिजिबिलिटी देख ली हमने, ठीक है, ये तो हमने कल भी देख ली थी कि क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। लोकसभा के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल और राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल। तो अगर मैं नॉर्मली बोलूँ कि 25 साल के लिए क्या पर्सन पीएम के लिए एलिजिबल है, तो यस, क्योंकि लोकसभा का मेंबर तो बन ही सकते हैं ना वो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नॉन मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, पर 6 महीने का टाइम है कि आप MP बन जाओ। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ। ये हमने देख लिया 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, कि 15% वाला कैप लगा दिया गया है। ये वाला पॉइंट मैं चाहूँगी कि आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो हमारे PM हैं इन सभी काउंसिल के क्या हैं, हेड करते हैं इनको। ठीक है, चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो मतलब कोई भी पर्सन PM है तो डायरेक्टली वो इन सारी काउंसिल्स का भी क्या है, हेड है। तो ये कौन कौन सी है हमारी, नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एंड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं हमारे। अब है हमारे ना कुछ प्रीलिम्स ट्रैप जिसको आपको ध्यान रखना है ना। अब क्या है, एक हमारा वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स में पहली चीज़ तो देख लेना, मैंने ऐसे लिख दिया है आर्टिकल 88 एंड 177। तो 88 किसके लिए, हमारे PM के केस में, 177 हमारा किसके केस में, CM के केस में है ना। अब क्या है कि वोटिंग राइट्स के बारे में अगर बात हो रही है तो याद रखना, चाहे अपर हाउस से वो बिलोंग कर रहे हो, अपर हाउस वाले PM एंड CM है, वो क्या करेंगे दोनों ही हाउसेज में, मीन्स चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, एंड CM के लिए चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग्स है उसमें अटेंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट लोअर हाउस में वो वोट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको लिख लेना है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है और पर्सन है हमारे कहाँ के, राज्यसभा के मेंबर, तो वो वहाँ पे जो PM है वो वोट नहीं कर सकते हैं। प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेशन तो हो जाएगा उनका, मीन्स अटेंड करेंगे, स्पीक करेंगे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट वोट नहीं दे सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। अब आता है डेथ और रेजिग्नेशन का इफेक्ट। अगर मान लो PM और या CM अगर ये रिज़ाइन करते हैं या इनकी डेथ हो जाती है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो जाएगी, मीन्स वैक्यूम क्रिएट हो गया, सबको क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो क्रूशियल ट्रैप है जो आपको याद रखना है, जो हमारे हाउस है ना वो डिसॉल्व नहीं होते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट जाएगी, हाउस अभी हमारा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर मान लो कोई इंडिविजुअल पर्सन ने रिज़ाइन किया है तो उससे क्या है, सिर्फ वैकेंसी क्रिएट होगी, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी की पूरी फॉल नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 6 मंथ का रीअपॉइंटमेंट ट्रैप, जो मैंने अभी आगे ही बोला था कि मैं बताऊंगी आगे डिटेल में है ये वाला पॉइंट। तो पहली चीज़ आप ये केस याद रखना कि SR चौधरी केस था ये हमारा, है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई थी, इन्होंने बोला कि नॉन लेजिस्लेटर है जो फेल हो गया है 6 महीने के अंदर इलेक्ट होने के लिए, वो कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ दैट असेंबली और पार्लियामेंट्स टर्म विदाउट इलेक्शन। वही पहले उनको बोल दिया कि ठीक है आप 6 महीने के अंदर अंदर आप मेंबर बन जाओ पार्लियामेंट के फॉर द PM केस एंड हमारे लेजिस्लेटर के, ठीक है, फॉर द CM केस। पर अगर आप मान लो 6 महीने के अंदर नहीं बन पाए, ठीक है, फिर आप बाकी का जो टाइम बचा है ना उस पार्लियामेंट का या उस असेंबली का, वहाँ पे आप क्या करोगे, बिना इलेक्शन के आप दोबारा वहाँ पे रीअपॉइंट एज अ मिनिस्टर नहीं किए जाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, मीन्स आप 6 महीने के अंदर इलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हमारी डिस्क्रिशनरी डिस्टिंक्शन। तो ये तो ऑलरेडी कल हमने पॉइंट देखा है, ठीक है, जब हमने गवर्नर और प्रेसिडेंट पढ़ा था, तो
तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि गवर्नर के पास तो क्या है, एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। ये तो कल जो एमसीक्यू दिया था उसमें भी मैंने मेंशन किया था ये वाला पॉइंट। और प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई भी एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है अंडर आर्टिकल 74। ठीक है। डेप्यूटी पीएम और डेप्यूटी सीएम की बात करते हैं, तो जैसे आपने सुना होगा कि इनको डेप्यूटी पीएम बना दिया है, ये हमारे डेप्यूटी सीएम है, तो याद रखना ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। ये क्या है, नॉर्मली एक सिंपल मिनिस्टर की तरह इनको रख लेते हैं एंड इनको ओथ भी मिनिस्टर वाली दिलवाते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है ये। अब बात करते हैं जोनल काउंसिल की, मतलब हमारी जोनल काउंसिल्स होती हैं, हम आगे देखेंगे ये वाली चीज़ों को और डिटेल में। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि जोनल काउंसिल्स हैं, पहली चीज़ तो इनके जो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है, वो कौन होंगे, यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। और जो जोनल काउंसिल्स हैं ये हमारी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। ठीक है, किसके अंडर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जोनल काउंसिल्स क्या है, स्टैट्यूटरी हैं हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वैधानिक है। वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी है। ओके, और अब हमने देख लिया कि चेयरपर्सन तो कौन है, यूनियन होम मिनिस्टर। तो जो हमारे वाइस चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, हमारे हर स्टेट के सीएम। ठीक है, मतलब वो अलग अलग ग्रुप में बटे होते हैं, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ है ना, ऐसे सेंट्रल, तो ये हमारे अलग हो जाते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि परमानेंट वाइस चेयरमैन नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक साल के लिए क्या होता है, रोटेशन में आते हैं। तो उस रोटेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बनेंगे, वाइस चेयरपर्सन बनेंगे। तो ये देखो, सीएम क्या है, परमानेंट वाइस चेयरमैन नहीं होते हैं। ये जो सीएम्स हैं उस मेंबर स्टेट्स के, वो वाइस चेयरमैन की तरह काम करते हैं रोटेशन में, एक एक साल के लिए। तो रोटेशन पे काम करेंगे एक एक साल के लिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पर जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं ये हमारे क्या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमारी जोनल काउंसिल्स के। जोनल काउंसिल्स पे यूपीएससी में भी पीवाईक्यू आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अब हमने एक मैट ये भी देख लेते हैं, कैबिनेट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 74 75 में बहुत सारी चीज़ इनके बारे में मेंशन है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एग्जैक्टली होता है क्या है, तो ये थोड़ा एक वाइडर ग्रुप होता है ना। तो ये लार्जर ग्रुप है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी हैं। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव्स वाले पार्ट पे जब आएंगे। अब कैबिनेट क्या होती है, तो कैबिनेट इनर कोर बॉडी है। तो आपको क्या याद रखना है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, ये बड़ा वाला हमारा क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये जो छोटा पार्ट है इसके अंदर, तो ये हमारा क्या हो गया, कैबिनेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक सेकेंड, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये जो हमारी कैबिनेट है ये हमारी क्या है, इनर कोर बॉडी है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आई ओनली बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये नोट कर लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया बाय एन अमेंडमेंट, और वो कौन सा था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में इसके बारे में थोड़ा आपको पता चलता है। तो सिंपली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पीएम है और अदर मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट रैंक के, तो ये हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए आज फिर से है, आपको मुझे बताना है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या चेंजेस आए हैं। हम 3-4 चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं। एक मैं बता देती हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से हटा दिया था, और हमने फंडामेंटल पोजीशन से हटा दिया, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हटा दिया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से। और अब वो क्या है, हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बोलोगे। ठीक है, तो आर्टिकल 300A वाली चीज़ जो हमने देखी थी। तो आपको मेरे को बताना है 44th में हमने और क्या क्या पढ़ा है, इसी तरीके से आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आपको क्या क्या प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। ओके, चलो अब हम थोड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पेयरिंग देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ 74 के, और यहाँ पे क्या होगा स्टेट के लिए 163। तो ये काउंसिल का है कि एड एंड एडवाइस करेंगे, ये है ना। 75 हमारा यूनियन लेवल पे, ये कितना हो जाएगा 164, किससे डील कर रहा है, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 77 और 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, साथ साथ काम कर लो। ठीक है, सीधी सी बात, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। 78 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 167, तो ड्यूटीज़ हैं पीएम या सीएम की टुवर्ड्स द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। ऑलरेडी ये भी हम अभी
कई बार देख चुके हैं, है ना, अभी प्रीवियस स्लाइड्स में, तो दिमाग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओपन होना स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से लेक्चर को सुना है, समझा है ना, या कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए हैं। तो ये है स्क्रीन पर आपके लिए एक प्रैक्टिस एमसीक्यू। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हमारी एमसीक्यू सीरीज़ अलग चलती है जहाँ पे हम नेक्स्ट डे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका होता है। ये एक आपकी टेस्टिंग होती है कि आपने कितना ध्यान से, कितना पूरा फोकस के साथ क्लास को सुना है। अगर आपने क्लास को सुना है अच्छे से तो ये इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। बट अगर नहीं सुना है तो आपको आपकी गलती समझ में आ रही होगी कि आपने मिस कर दिया है। तो अब दोबारा इसको ढंग से देखो, अपने नोट्स पढ़ो, पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है उसको पढ़ो। ठीक है, आपका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आई एम होपिंग कि आपको आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जहाँ एग्ज़ाम में आपको फंसाया जाता है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हों, जो भी मतलब प्रिपरेशन में है इस जर्नी में, तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी इसको कर दीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, एंड टेलीग्राम पे भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए फिर थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं हमारी कल की क्लास में।